सीताराम जी कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम सांस्कृतिक रूप से निरंतर अहरनिश साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह जो आहूति है कि पहली प्रस्तुति है जो सातवीं बारूद की गंध आ रही, बारूद की गंध आ रही है, लगता है कोई गांव आने वाला। बारूद की गंध आ रही, लगता है कोई गांव आने वाला। और इतने कम बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो गांव तो अवश्य। डरे हुए लोग आपस में खुश कर रहे और धीरे से पूछ रहे हैं कहाँ कौन भाई, गांव तो आ गया। देखिए गली में गांव कहीं
गली में गांव है, कहीं कहीं छाँव है, खेतों में घास है, दरबारे पर ताश है, युवा हताश है, दरबार बात है, कहीं नहीं मिठास। लड़ाई है झगड़े हैं, बेरोजगार सब तगड़े। लड़ाई है झगड़े हैं, बेरोजगार सब तगड़े। सुनिए, गौर से सुनिए, यह चहचहाहट नहीं है, शायद बगल में बेमतलब का झगड़ा हो। धमाका है, पुलिस है, लाशें हैं, सूनी मौन, सूनी गोद और सूना शिवाला, गांव के मुंह पर लगा हुआ ताला। मेरी पूरी पूरी शुभकामना है, यह धोती सफल हो। बहुत खुशी की बात है कि समाज में इस नाटक के जरिए परिवर्तन, समाज में परिवर्तन की जरूरत है और हमारे अमित रोशन जी इस बात को कर रहे हैं कि समाज में गांव से ही, घर से ही इसका परिवर्तन का शुरुआत शुरू हो रहा है। तो यह खुशी की बात है और नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से जो बातें होती हैं उसमें आमूल परिवर्तन जड़ से परिवर्तन होता है और यह नाटक उसी पर आधारित है। समाज के सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए आज हम उसका लाभ उठावें। उद्घाटनकर्ता और बाइट कंप्यूटर्स के निदेशक जो हमेशा युवा रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को हाईटेक करने का प्रयास करते हैं, उनकी जितनी क्षमता है हम युवाओं को कंप्यूटर के माध्यम से अलग अलग जगहों पर जाने को जगह दिलाते हैं। मैं ऐसे ही युवा निदेशक श्री संजय सिंह को आमंत्रित करते हैं कि वो सब इन कलाकारों के लिए राम धामगिरी की ओर से भी उनका स्वागत करता हूँ। श्री संजय
दोस्तों के बीच मैं आज आपको अपनी ऐसी आप बीती जो हर महिलाओं की दास्तान है सुनाती हूँ। कस्बे की अंतिम छोर की बंद गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। बीबी दलजीत कौर का करुण विलाप कस्बे के सन्नाटे और खामोश प्रश्नों को तोड़ रहा था। कस्बाई संस्कृति में जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है, वहीं बीबी दलजीत कौर का बेटा अपराधियों की नुकीली हथियार का शिकार इस कदर हुआ कि सब खत्म हो गया। दलजीत कौर के घर मेरा आना जाना बरसों से रहा। न कोई रिश्तेदारी, न कोई दोस्त, फिर भी आने जाने की आदत इस कदर कि ना जाओ तो लगता कुछ अधूरा रह गया। मैं ठेठ बिहार तो दलजीत को ठेठ पंजाब, कोई मेल है भला? पर कोई मुझसे बड़ी मलोरी सीखे तो क्यों ना सीखूं मैं उससे स्वेटर बनाना। बस इसी हंसी ठिठोले के बीच हमारा आने जाने का क्रम हमें बरसों बरस बांधे रहा। कल रात दलजीत कौर के बेटे प्रवीण के बंगले पर न जाने कौन आए जो बस चाकू की नोक दिखाई और गहरे में घुसा दिया। न कोई लूटपाट, न कोई छेड़छाड़, न जाने क्या उद्देश्य था उनका, सबकी समझ से बाहर। अपने बेटे से लिपट कर तिलकती दलजीत के सूट पर लगे खून के छींटे मुझे पीने जा रहे। रात 12 बजे की आपराधिक घटना अखबार छपने की खटखटाहट में ही दब गई तो भला तवज्जो कैसे मिलती? इस हत्या से बड़ी खबर फिल्म फेयर अवार्ड की मुस्कुराती खबरों के साथ सजा अखबार मेरे दालान में आकर हॉकर ने पटक दिया। देर रात हुई इस घटना की आड़ कल अखबार भले न सुन सका, पर आज का अखबार हत्या के खुलासों के साथ दालान में रक्त रंजित बना। कस्बे के ही एक डॉक्टर पुत्र ने की हत्या। पूरी खबर पढ़ते ही मन धड़कनी सी चलने लगा। अरे ये तो अपनी सादा का बेटा अनुज है, जिसने बीती रात प्रवीण की हत्या कर दी। मन हाहाकार कर उठा। शारदा मेरे स्कूल की समाजशास्त्र की अध्यापिका, मेरी सखी, मददगार। जब मैं नन्ही प्रियंका को दिखाने अस्पताल ले जाती, वह मेरा प्रिय चुपचाप ले लेती। कभी मुझे स्कूटर पर लिफ्ट देती, उसकी बातें मुझे उसके और करीब खड़ा कर देती। उसी के बेटे अनुज ने ये सब घृणित काम किया। वही अनुज जो मुझे मौसी मौसी कहते भाता नहीं था। जब भी मेरे सामने आता, मेरे पैरों पर झुकना नहीं भूलता। क्या ये वही अनुज है? पर ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन इस खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पूरे कस्बे की सहानुभूति दलजीत कौर से थी। दलजीत कौर के घर की ओर देखते हुए मेरे कदम सादा के घर की ओर जाते हुए थम गए। सादा का घर दलजीत कौर के घर से बहुत दूर था। फिर भी कस्बाई संस्कृति में हर आहट की भनक सबके कानों में पड़ जाती है। फिर
धड़कती आवाज में मैंने पूछा, वह घर पर नहीं है। प्रौढ़ी और पठानी आवाज ने बिना कुछ सुने ही झटक कर फोन रख दिया। मेरे कदम सादा के घर जाने को आतुर थे, पर मेरे पति भी इस पक्ष में नहीं थे। प्रियंका और कांति तो चिल्ला उठे, मम्मा, आप उस घर में जाओगे जहां मेरे प्रवीण के भैया का कातिल रहता है। दिल की बेचैनी क्या होती है, यह मैंने उस दिन जाना। मैं शाम के घराने का इंतजार करने लगी। सब्जी का थैला ही एकमात्र बहाना था घर से निकलने का। उड़ते छिपते फिर सादा के घर पहुंची। बिना आवाज किए लोहे के फाटक की कुंडी सरकाई और कदमों की आहट को दबाते हुए आते के जाने वाले दरवाजे से झांका तो शादा के पति दिख गए। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा, शादा कहाँ है? उनके चेहरे की हवाइयां बता रही थी कि खबर सच है। मां माता से जी सब लुट गया। फिर बोले, शादा महामृत्युंजय का जाप कर रही है। मैं घर के अंदर गई तो अंधमुंदी आंखों से बेहाल सादा के होठ कुछ बुझा रहे थे। उनके माथे पर लगी बड़ी सी बिंदी फीकी नजर आ रही थी। उसकी आंखों की कजरारी रेखा आंसुओं में धुली हुई लग रही थी। चेहरे का सारा लावण्य धूल में धूमिल होने को आतुर था। मैं निपट गई सादा से। मर जाता, इससे तो मर जाता। कलंक लगा गया पूरी सात पीढ़ी को। शादा का बिना गूंज रहा था और मैं दिल के हर कोने से यह महसूस कर रही थी कि इस माँ की हालत उस माँ से भी बदतर है जो एक ओर तो बेटे के मरने की कामना कर रही है और दूसरी ओर महामृत्युंजय का जाप। और मैं इतना तो जानती हूँ कि यह जाप मृत्यु को जीतने के लिए किया जाता है। तेरा दिन तजीब और के गम को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और उधर तेरा दिन सादा के गम में लगातार इजाफा करने में लगे। अखबार प्रतिदिन अनुज के बारे में कोई नई खबर लेकर आता और सादा के जख्मों पर नमक छिड़क जाता। अंततः वही होना था। जो एक अपराधी के साथ होता है।
रिमांड, केस, वकील और फिर उम्र कैद की सजा के साथ अनुज सलाखों के पीछे। सादा स्कूल आना भी बंद कर और स्थानांतरण की अर्जी दे दी। दलजीत कौर के साथ मिलने की प्रवीण की बस्ती का कुछ सामान है। कस्बे के चौकर पर कटले की तंग वाली गली पर सादा से मुलाकात हो गई। एक कवि से मुस्कान, कैसी? और मैं पूछना चाहती थी कि अनुज कैसा है, पर पीछे मुड़कर देखी तो दलजीत कौर मुझसे 4 कदम पीछे। कमजोर हो गया है जी, हर समय बड़बड़ाता है कि मैं रावण जैसा भाई हूं। हाँ, मैं रावण जैसा भाई हूं। मैंने सादा का हाथ पकड़कर धीरे से सलाह दी। सादा शायद मेरे खामोश प्रश्नों को समझ गए। दलजीत कौर मेरे बराबर आकर खड़ी हुई तो सादा से उसकी आंखें चार हुई। अब नए नेत्रों से दलजीत सादा को ऐसे देख रही थी जैसे अभी निकल जाएगी। और सादा का हाल ऐसा मानो काटो तो खून नहीं। वो दिल से दुआ कर रही थी कि हे धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। मैं दलजीत का हाथ पकड़कर कटले की तंग वाली गली में भीड़ में गुम हो गई, जैसे मैं सादा को जानती ही नहीं। दलजीत को बड़बड़ाने लगी। किसी के बेटे ने मेरे बेटे को खाया है। यही है उस कातिल की माँ। देखो कैसे घूम रही है। इसको भी बंद कर देना चाहिए दासिक जेल में। मेरे दिल पर उस समय हथौड़े चल रहे। ऐसा क्या था अनुज के साथ जो वह कहता है कि वह रावण जैसा भाई है? तो चले क्यों नहीं जाती उससे मिलने जेल? पर कैसे जाऊं? यह समाज, क्या तेरा बेटा होता तो तू ना जाती उससे? एक दिन गई थी जेल। सारा साहस बटोर अनुज से मिलने कि वह कैसा है। वही बिस्किट का पैकेट अपने पर्स में छुपा कर ले गई जो उसे बचपन से पसंद है। दुबला हो गया था। मैंने पूछा, मुझे कुछ बताओ कि अनुज की क्या हुआ? नहीं मौसी, मैंने अपना उद्देश्य पूरा किया। मुझे अब जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। सारे रहस्यों से पर्दा उठाए बिना वापस आ गई। इसके बाद से मैं जेल की खबर को ध्यान से देखने लगी।
जेल में एक कैदी की मौत, हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अनुज झा की कल बुखार के बाद मौत हो गई। आगे की पंक्तियों में पढ़ नहीं पाया। इस खबर को सुनकर मैं रोऊं या सुकून महसूस करूं? रंजीत को फोन करूं या शारदा को? मन तय ही नहीं कर पा रहा। दो चार दिन बाद में निकली थी रंजीत के घर जाने। रंजीत बाहर ही मिल गया। चला गुरुद्वारे जाए, प्रभदा जन्मदिन है। मैं हाथ में स्वेटर की सलाइयां दबाए उसकी आज्ञा पालन में मुख्य सड़क पर मुड़ गई। मेरे मुंह पे बार बार अनुज की मौत का जिक्र था। मैं उससे पूछना चाहती थी, क्या तुमने यह खबर पढ़ी? बारे की सड़क पार करते ही सामने शारदा थी। हे भगवान, मैं कहाँ छिपूं, कहाँ जाऊं? ऐसा लग रहा है वो मुझसे ही मिलने आ रही है। पर उसके कदम तो रंजीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही हूँ। पर वह मुझसे नजरें मिला कब नहीं। शारदा ने कांपते निगाहों से देखा। कैसे कह रही हो? अब नहीं पूछोगी मेरे बेटे का हाल? मैं शारदा से लिपटकर अनुज के मौत का विलाप करूं। पर आज वह अजनबी नजर आ रही है। मैंने रंजीत का हाथ पकड़ा जब वो गंभीरता से मस रही हुई। रंजीत को शारदा को करुण निगाहों से देखे। शारदा की खामोशी रंजीत से यह कह रही थी, अब तो खुश होना बीबी, मेरा बेटा भी चला गया। तेरा बेटा नहीं कहलाया पर मेरा कुत्ते की रंजीत की खामोश जुबान शारदा से ये कह रही थी, अब पता चला है कि मरने का दुख क्या होता है। मैं खड़ी दोनों के बीच एक दूसरे की खामोशी को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। दलजीत कौर के हाथों की पकड़ मेरे हाथों पे करती जा रही थी और मेरा दूसरा हाथ शारदा के हाथ को पकड़ने के लिए घसमसा रहा था। इससे पहले मैं दलजीत को खींचती, वह शारदा से जाकर लिपट गई। शारदा के बाहों का घेरा दलजीत की पीठ पर कस गया। दलजीत कौर शारदा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। आज दोनों औरतों के दुख एक थे। ठगिनिया ठगी
नदिया